एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पोइट्री का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी नींद, जो कि वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो हम लोग हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि कवि परिचय से भी क्वेश्चन आता है तो पढ़ना जरूरी है। तो आइए कवि परिचय पढ़ते हैं। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। देखिए, ये आज़ादी के पहले ही जन्म लिए हैं। 5 अगस्त 1947 को हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और ये देश आज़ाद होने के 10 दिन पहले जन्म लिए हैं, यानी कि 5 अगस्त को। मुजफ्फरपुर, सराहनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इन्होंने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से, उनका जो शीर्षक था वो था घूमता आईना से, स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। ये जो कविता है हमारी नींद, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये उनके कविता संग्रह दुष्चक्र में स्रष्टा से संकलित है, मतलब लिया गया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाली जीवन का चित्रण करती है ये कविता। ये जो कविता है वो मतलब विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी लगातार लड़ते हुए और लड़कर आगे बढ़ने वाली ये कविता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, उसी का ये चित्रण प्रस्तुत करती है ये कविता। कवि अपनी पहली पंक्ति में कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे। हमारी नींद जो कविता है, इसमें कवि ने अपनी नींद को एक खास परिप्रेक्ष्य में जोड़ा है। सोते तो सब लोग हैं, नींद तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पे अपनी नींद को एक खास परिप्रेक्ष्य में जोड़ा है। क्या कह रहे हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कवि कह रहे हैं कि जब हम नींद में थे उस समय मेरी नींद के दौरान बहुत सी घटनाएं हुई। क्या क्या हुए कि कुछ इंच बढ़ गए पेड़, आसपास जो पेड़ पौधे थे वो कुछ इंच बढ़ गए। कुछ सूत्र पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, जो भी अंकुरित बीज होता है, जैसे कि चना है, तो जब कोई चना या बीज अंकुरित होता है तो उसमें एक छोटी सी अंकुर निकलती है जो एकदम सींग की तरह निकलती है, जिस तरह से सींग रहता है बिल्कुल उसी की तरह। तो वही कवि कह रहे हैं कि अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। चना में आप लोग देखे होंगे जब भिगोया जाता है तो उसमें से एक सींग जैसा अंकुर निकलता है, उसी को कवि बोल रहे हैं कि जो सींग जैसा अंकुर रहता है वह बीज की फूली हुई छत को भीतर से धक्का देता है। कहने का मतलब है कि बीज के ऊपर जो छिलका होता है उसी को वो ढकेलता है, वो कोमल सींग। आगे कवि कहते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और बमबारी में। ये जो कविता है हमारे इनके दौरान, एक कवि कह रहे हैं कि मेरे नींद के दौरान एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। मक्खी का जीवन क्रम बहुत कम समय का होता है, जन्म लेता है और मर भी जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि इतने कम समय में मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। उन कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और बमबारी में। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और बमबारी में। ये जो कविता है, इस पंक्ति में कवि एक मक्खी के माध्यम से समाज में दीनहीन लोगों की जीवन दशा के विषय में कह रहे हैं। जो हर समाज में दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। उसको एक मक्खी की संज्ञा दे के बता रहे हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण काल के गाल में समा जाते हैं अथवा अत्याचारियों के कोप का शिकार होते हैं। जो भी
अमीर लोग होते हैं समाज में, उन लोग का शोषण करते हैं। तो वही कवि जो है एक दीन लोगों का, गरीब लोगों के बच्चों को बता रहे हैं कि उसके बच्चे दीनता के कारण, गरीबी के कारण काल के यानी कि मौत के गाल में समा जाते हैं अथवा अत्याचारियों के प्रकोप का शिकार हो जाते हैं। ये जो पंक्ति है ये कवि समाज से जोड़ रहे हैं कि कई लोग मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। आगे कवि कह रहे हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे। लेकिन जब ये गरीब, लाउड स्पीकर मतलब ये नहीं कि स्पीकर बजा दिए और नाच लिए, वो नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जब गरीब संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ बुलंद को ही यहाँ पे लाउड स्पीकर कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि जब ये गरीब संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अर्थात उन्हें जब अपने अधिकार का बोध होता है, तब अत्याचारी सुविधा भोगियों के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, जो शोषण करते हैं उनके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। कवि कहते हैं कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी तो समझ ही रहे हैं, अथवा हठीला मतलब हट्ठी। कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद भी अपने हट्ठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी। उनके पास सारे साधन हैं सुख के, लेकिन वो अपने हट्ठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है समाज में। वे हमारी बेपरवाहियों के कारण परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने सुखमय जीवन का आनंद लेते हैं। कहने का मतलब है कि अत्याचारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर अपने सुख साधन की लिप्सा में भूले रहते हैं। उन्हें जो गरीब जनता है उनके समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ही सुख साधन में लिप्त रहते हैं। उन्हें गरीबों की पीड़ा नहीं दिखती अपने सुख के आगे। आगे कवि कहते हैं कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। आगे कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते। आज भी बहुत लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग नहीं करना चाहते, अपने सुखमय जीवन का त्याग नहीं करना चाहते, अपने शोषण का त्याग नहीं करना चाहते, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। लेकिन जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से भी इनकार करना नहीं भूलती है और ना ही कभी भूलेगी। उन पे अत्याचार होगा तो वो जुल्म का विरोध जरूर करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।